चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए कि कोई दो स्लिट हैं और इसमें से लाइट रेज जा रही हैं, इसमें से लाइट रेज जा रही हैं, तो एक सोर्स ऑफ लाइट है और वहां से लाइट रेज आ रही हैं, तो यहां पर जो पहुंच रहे हैं पार्टिकल्स पहुंच रही है, ऐसे क्या होगा, इसका वेव फ्रंट होगा। वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल होगा वो कैसे बिहेव करेगा, वो भी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट जा रही होंगी और यहां से रे ऑफ लाइट जा रही होगी, तो मान लो किसी पी पॉइंट पे मिल रही होंगी, तो हम यहां से S1P और S2P इन दोनों के बीच का क्या निकाल ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस निकाल ले रहे हैं। और पाथ डिफरेंस निकाल के हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कैसा बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा। तो कुछ पोजीशन अगर हम लोगों ने निकलवाई थी ना। अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर ये यहां पर है, पॉइंट हमारा एकदम यहां पर मिडिल पे है, तो ये जो रे आ रही है और ये जो रे आ रही है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। और उसके बाद सेंट्रल ब्राइट की हम लोग ने डिस्टेंस वगैरह निकाली थी कि फर्स्ट ब्राइट की क्या डिस्टेंस है, सेकंड ब्राइट की क्या है, फर्स्ट डार्क की क्या है, सेकंड डार्क की क्या है। फिर देखा था कि दो डार्क या दो ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। इतना हम लोगों ने समझ लिया था ना। तो अगर हम लोग निकाल रहे थे आपका, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा निकालते थे, अच्छा फर्स्ट ब्राइट मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, तो उसकी लोकेशन क्या थी बताओ, क्या था, डी लैम्डा बाई डी, यही था। ठीक है, ये फर्स्ट ब्राइट था। और अगर हम देखें सेकंड ब्राइट तो क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन डी। अगर मैं थर्ड ब्राइट देखूं तो क्या हो जाएगा, 3d लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट डार्क देखूं तो d लैम्डा अपॉन 2d। अगर मैं सेकंड डार्क देखूं तो 3d लैम्डा अपॉन 2d। अगर मैं थर्ड डार्क देखूं तो 5d लैम्डा अपॉन 2d। बट ये बात तो तब है जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्क्रीन का मिड पॉइंट है उससे हम क्या चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उससे हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो कैसे निकालते हैं, मतलब लोकेशन तो वही है। जैसे फर्स्ट ब्राइट है तो फर्स्ट ब्राइट मान लो कहां, यहां पर आ गया। फिर मैंने बोला कि फर्स्ट डार्क कहां पर, अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में फर्स्ट डार्क कहां पर आएगा, कहीं यहां पर आएगा। तो इनके बीच का सेपरेशन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो सबट्रैक्ट करेंगे। बता दिया था, समझ में आ गया था सब चीज। ठीक है, चलो इतना आप लोग को आता है तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालवाई थी मैंने आप लोगों को, फ्रिंज विड्थ भी निकलवा दी थी ना। तो फ्रिंज विड्थ में हमने देखा था कि चाहे हम ब्राइट में फ्रिंज विड्थ देखें, ब्राइट स्पॉट का चाहे डार्क स्पॉट का, कितना आ रहा था, डी लैम्डा अपॉन डी आ रहा था, वो क्या था, सेम था। तो हमने देखा कि स्क्रीन जो है, यहां से लाइट रे आ रही है। अब थोड़ा एज्यूमशन करो, यहां से हम मान लो सोर्स ऑफ लाइट यहां पर दे रहे थे, सोर्स ऑफ लाइट कहां पर दे रहे थे, यहां से दे, तो यहां से रे ऑफ लाइट क्या थी, ये आपका क्या है, वेव फ्रंट है। और ये कैसे बिहेव करने लगा, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा ना है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यही लाइट की जो रे है या पॉइंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां से फिर क्या हुआ, यहां से मतलब रे निकलने लग गई, और यहां से रे निकली तो जरूरी ऐसे ही जाएगी, ऐसे भी तो जाएगी, ऐसे भी तो जाएगी, ये फिर ऐसे भी तो जाएगी, और ये इधर ऐसे ऐसे भी तो जाएगी। अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और तो ये आपको पता है कि पूरी स्क्रीन पे आपके क्या होगा, कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट, और अल्टरनेट टर्म में बनेंगे। कैसे बनेंगे, अल्टरनेट, यहां पर सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे ऐसे करके फिर नीचे भी इसी पैटर्न को रिपीट होगा। तो यहां पर पूरी स्क्रीन पर कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट, कितने गैप पे, डी लैम्डा बाई डी पर, डी लैम्डा बाई डी पर हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके ऊपर एक दो सवाल हम लोगों ने किए थे, चलो एक सवाल और कर लेते हैं। लिखो, इन YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, थोड़ा इसके दो चार सवाल करा दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे अच्छी।
लिखो इन YDSC इफ लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉन, if lambda is 6000 angstrom and first maxima is obtained at 0.2 meter. first maxima मतलब first bright ना, obtained at 0.2 meter from central bright. if lambda equal to 4000 angstrom, then where will you find fourth maxima? चलिए निकालिए. if lambda बराबर 6000 angstrom, first bright will be 0.2 meter from center bright. if lambda equal to 4000 angstrom, then where will you find fourth maxima? ठीक है, सिंपल सवाल. ये सब सवाल आते हैं बच्चों, निकालिए. चलिए निकालिए. हमको आज चाय मुझे भी दे देना थोड़ी. हो गया. कितना 0.8 कितना आ रहा है? हाँ 0.53 0.8 मीटर में आ रहा है. मीटर. चलो और कोई बताओ. कितना बेटा? 0.10. अच्छा, इसको प्रोसीड कैसे करना है? ये फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन दी हुई है 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट. क्या होता है फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन? कितना होता है? लैम्डा डी बाई डी. कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर. तो देखो लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉन, तो 6000 इंटू 10 की पावर -10 डी बाई डी. ठीक है, बराबर कितना है? 0.2 मीटर. यही तो दे रखा है. अब देखिए, अब आपको डी बाई डी पता है. डी बाई डी बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर कितना? -7. ये हटा 0, तो ये क्या हो जाएगा? 30. तो 1 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर 7. अब देखो बच्चों, क्या चाहिए आपको? देखो यहां पर लैम्डा चेंज हो रहा है, यानी कि लाइट रे चेंज हो रही है, लेकिन पैटर्न जो हमारा यंग स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो तो चेंज नहीं हुआ. यहां पर डी है और ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी है. तो लैम्डा चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्लिट का पैटर्न तो चेंज हो नहीं रहा है. मतलब समझो, एक मिनट बताते. हेलो, बोलो बोलो. हेलो, हाँ बोलो. देखिए यहां पर लैम्डा चेंज हो रहा है, मतलब लाइट रेज जो आ रही है, लाइट रे हमारी चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट पैटर्न है, ये एक्सपेरिमेंट सिस्टम है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है. तो ना डी चेंज हो रहा है ना स्मॉल डी चेंज हो रहा है. बात समझो. यहां पर क्या? इफ लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, देन वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मैक्सिमा. अगर लैम्डा चेंज हो जाएगा तो मैक्सिमा चेंज हो जाएगा, लेकिन भाई डी और डी तो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सेटअप है, वो तो पूरा क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है. तो होता क्या है बताओ? अगर हम
हम चाहेंगे फोर्थ मैक्सिमा, तो फोर्थ मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? हाँ, फोर्थ मैक्सिमा कब मिलेगा? फोर, हाँ, फोर्थ लैम्डा डी बाई डी, एक्स फोर्थ ब्राइट, ठीक है। तो फोर लैम्डा डी बाई डी, तो हो जाएगा फोर। अब लैम्डा कौन सा रखूं? 4000, यानी कि 4000 इंटू 10⁻⁻10 डी अपॉन डी। अच्छा, डी अपॉन डी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अपॉन डी बाई डी की वैल्यू क्या है? 1/30। अच्छा, मल्टीप्लाई, हाँ, 4 इंटू 10⁻⁻7, और ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या है? डी बाई डी की तो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गई? 1/30 इंटू 10⁻7, तो 10⁻7 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये हुआ 16/30, तो ये हुआ 8/15। निकालो कितना आया? 0.53 आया। हाँ, तो 0.53 हो जाएगा ये, ठीक है। अरे देखो, ये 16 होता तो ये 1/2 होता, तो 0.5 होता ना, तो 0.5 के अराउंड होगा। ये किसके अराउंड होगा भाई? ये 8 होता, 8/15 है, 8/16 होता तो 0.5, और नीचे वाला कम है, 16 से कम है, तो ये 0.5 से ज्यादा होगा। अप्रोक्सीमेशन करना थोड़ा सा लगाइए, बार बार कैलकुलेशन नहीं करने लगेंगे तुरंत ही, एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास। 8/15 आया ना, 8/15 आया, तो इसको क्या लिख लेंगे? 8/16, तो 8/16 मतलब क्या? 1/2, कितना? 0.5। 8/16 होता तो 0.5 है, लेकिन ये क्या है? 8/15, और 15 क्या है? 16 से कम, तो कम है, तो ये क्या होगा? ज्यादा, 0.5 से कुछ ज्यादा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम तुरंत टिक कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट, फाइनल कैलकुलेशन में नहीं जाइए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में फोर्थ मिनिमा पूछा हो तो भी निकाल लोगे। थर्ड मिनिमा पूछा हो, चलो निकाल लो एक बार। थर्ड मिनिमा मान ली पूछा है, जैसे इस पे क्या पूछा था? वेयर यू विल फाइंड फोर्थ मिनिमा। अब मैं पूछा हूं कि थर्ड मिनिमा कहां पे मिलेगा? निकालो। लैम्डा दिया हुआ है, यही 4000 एंगस्ट्रॉन पे। 4 एंगस्ट्रॉन पे थर्ड मिनिमा कैसे निकालेंगे? निकालिए बच्चों। थर्ड मिनिमा किसके बराबर होगा? मतलब एक्स थर्ड डार्क बराबर क्या? 2n-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, यही तो है। तो क्या हो जाएगा? 5 डी लैम्डा अपॉन 2d। ये 2n-1 है कि 2n+1 है? -1 है, +1 रखेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तब थर्ड है मिनिमा, तो हम रखेंगे 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे, वरना ये वाला याद रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 3, 3 दूना 6 -1 5, 5 डी लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है, आगे आप लोग कहानी जानते हैं, लैम्डा रख लेंगे, डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू रख देंगे, निकाल लेंगे। कर लोगे? कर लो, निकाल लो। चलो आगे चलें। चलिए, हो गया। चलो एक चीज और करते हैं। कल इंटरफेरेंस पैटर्न करा रहा था, उसमें एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का टर्म रह गया था, उसको भी करा देता हूं। सुनो, हो गया बच्चों? कर लेंगे, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कल लिया था ना हमने। y1 बराबर क्या लिखा था? a sin kx माइनस ओमेगा टी
y2 बराबर बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से रिजल्टेंट वो आया था, एम्पलीट्यूड हमारा आया था, क्या आया था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा आया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट किया था? हाँ, देखो किससे किया था बच्चों, उसी से करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा। ए से लिखा था, देखो आर से लिखा था, चलो आर मान लेते हैं। आर बराबर क्या आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो कॉस फाइव प्लस वन, डिस्ट्रक्टिव था तो कॉस फाइव माइनस वन, यही चीज तो हुआ था। ठीक है, अब इंटेंसिटी का जो होता है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, लिख लो। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड करके लिखो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है तो बच्चों देखो आई बराबर क्या होगा? आई आर, आई रिजल्टेंट, इसको आई स्क्वायर कर लो। ये अगर आर है तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई आर बराबर ये I1 ये I2 प्लस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और क्या कॉस फाइव, क्योंकि I1 प्रोपोर्शनल है A1 ए स्क्वायर के, I1 प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर, I2 प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर, तो आई आर प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। तो आई आर स्क्वायर की जगह आई आर, ए स्क्वायर की जगह I1, बी स्क्वायर की जगह I2, और जब ए है ये तो ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट I1। ये तो इंटरफेरेंस में कराया था मैंने शायद ना, तो ये अंडर रूट I1, ये अंडर रूट I2 और कॉस फाइव। ठीक है, यहां तक नोट करिए। हो गया, चले आगे। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। चलिए, ये मान लीजिए हो गया, तो थोड़ा उसको और एलोबरेट करके लिख लें। जैसे हमारे पास आया कि आई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हुई आपका? हुआ I1 प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाइव। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? कॉस फाइव बराबर प्लस वन, तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा? आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू वन। इसको हम क्या ले सकते हैं? I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ये क्या है? आई आर है, और यहां पर आई आर क्या होगा? आई मैक्स होगा, इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यहां पर इंटेंसिटी क्या है आपकी? मैक्सिमम है। क्या है यहां पर? मैक्सिमम है। ठीक है, चलो लिख लो। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
साइड हो जाए। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। ये इंटरफेरेंस में मैंने कराया था वैसे, आपको आपको याद होगा शायद। ठीक है, फिर भी देख लीजिए। चलिए आगे चलें बच्चों, हो गया ये, नोट हो गया, जल्दी करो। जो बच्चे नोट कर लिए वो अपने लिए अपने आप करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अपने आप करें। लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, cos फाई बराबर -1। लिखो लिखो लिखो, हो गया। तो तुम लिखो I1 बराबर I2 बराबर I, अब उसके लिए निकालो। I1 बराबर I2 बराबर I। अब देखो फाई तो सेम रहेगा ना, फाई की जो वैल्यू आ रही थी वो वहां पर भी, यहां पर भी cos फाई 1 किया है, और पिछले केस में भी फाई बराबर cos फाई बराबर 1 किया था। जो फाई का कंडीशन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फाई का कंडीशन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो सेम है, उसको नहीं करा रहा हूं, तो आपको पता है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मान लीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसके लिए cos फाई बराबर क्या, cos फाई बराबर -1, आई आर बराबर क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, और ये क्या -1। और यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये किसके बराबर है, अंडर रूट I1 अंडर माइनस अंडर रूट I2 इसका होल स्क्वायर। ये क्या है, ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है। क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है तो ये तो हो गया हमारा, जल्दी नोट करो। चले आगे, चले चले, ये नोट हो गया, जल्दी करो, नोट करो बेटा, हो गया। तुम भी सबसे धीरे कर रही हो, जल्दी करो, तुम्हारे आगे बैठी है, करो बेटिया जल्दी करो, इसका इसका, हाँ करो, नोट करो, क्यों उसका नाम खराब कर रही हो। हो गया बेटा, हो गया, चले। चल देखो, अब हमको ये समझ में आया कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मान लीजिए तो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos फाई। फेस के बारे में चर्चा नहीं करें, जनरल फॉर्मूला यही आया हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारा I1 बराबर I2 है, I1 बराबर I2 बराबर I, अगर ऐसा है बच्चों, तो बताइए कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बताइए। I प्लस 2, ये क्या, अंडर रूट I और अंडर रूट I, क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2I प्लस 2I cos फाई। तो ये 2I कॉमन, ये क्या 1 प्लस cos फाई, ठीक है, 1 प्लस cos फाई। एक फॉर्मूला निकाल लें हम लोग। फिर देखो आई आर बराबर क्या, 2I 1 प्लस cos थीटा या 2 थीटा, याद करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। फिर साइन थीटा को रख दो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा,
भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। आई होप आप लोग को पता होगा, पता है, अभी पता चला तो याद आ गया। अच्छा, इसके टर्म में साइन के टर्म में रखना है, मान लो साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा के 2-3 फॉर्मूले हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कराया था, बहुत बार करा चुका हूं मैं, ठीक है। चलो नहीं है तो चलो एक बार बता दिया, बहुत दिन से ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ने नहीं पढ़ी थी, रिवाइज हो गया। अब बताओ कि ये cos फाई है, ये क्या है cos फाई, तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर है 2i, तो ये 1 प्लस कॉस फाई को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, क्या लिख सकता हूं क्या, अरे 2 थीटा का थीटा तो फाई का फाई बाई 2, फाई का क्या फाई बाई 2, 2 थीटा का क्या हो गया था थीटा, तो यहाँ का फाई का फाई बाई 2, 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब इस फॉर्मूले से अगर दोनों की इंटेंसिटी आपकी बराबर है और उसमें कुछ फेज डिफरेंस दिया है, कुछ फेज डिफरेंस दोनों रे में दिया है, तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एक बात और, दो रे में चाहे फेज डिफरेंस दिया हो चाहे पाथ डिफरेंस दिया हो, अगर पाथ डिफरेंस दिया है तो भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, टाइम डिफरेंस दिया तो भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। भाई आपको पता है फेज डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा फाई बराबर क्या 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या इसी को कहते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो चाहे टाइम डिफरेंस दिया चाहे पाथ डिफरेंस दिया, फेज डिफरेंस आप निकाल लेंगे, कर लोगे। बताओ इस फॉर्मूले का। अब बताइए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भाई आई आर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, आई आर क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो ये इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, ये वाला क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 भी आएगा, तो क्या हो जाएगा 4i, क्या हो जाएगा 4i। और वहां पर भी जो हम लोग कर रहे थे फॉर्मूला हमने निकाला था, अगर हम बोले कि ये अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 इसका होल स्क्वायर, यही तो आया था i मैक्स। अब इसमें भी अगर i1 i2 बराबर है, a मैक्स था ना, तो क्या हो जाएगा ये भी 4i आएगा, यहां पर भी 4i। करने का तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा i1 i2 दोनों बराबर, i1 i2 दोनों बराबर, तो i मिनिमम क्या था अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, i1 i2 बराबर, तो i मिन कितना 0। यहां पर cos स्क्वायर का टर्म, ये cos स्क्वायर 5/2, अब इसकी मिनिमम वैल्यू -1 नहीं लिखोगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मैक्सिमम कितना 1, मिनिमम कितना 0। भाई cos स्क्वायर 5/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी -1 नहीं 0। cos स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये हमेशा ही कहां रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे ये जाएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे, तो आई मीन कितना आएगा रिजल्टेंट 0 आएगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। cos फाई की वैल्यू +1 -1 रखेंगे, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, अगर -1 रख देंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तब तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमम क्या है 0, क्या है मिनिमम 0। तभी तो हमारी वो बात फुलफिल होनी चाहिए भाई, ये कंडीशन या ये कंडीशन कोई अलग थोड़ा ना है, वहीं से तो आई है, तो फुलफिल तो तभी होगी। ठीक है, बात भी आपको समझ में आ रही है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारा, फिर यहां लिख लो बस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos स्क्वायर 5/2 बराबर 1, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी 4i। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, cos स्क्वायर 5/2 बराबर क्या 0, तो आई आर कितना आई आर 0, या आई मिन बराबर
0 और यहां पर i क्या है, i मैक्स बराबर क्या है 4i। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। चलिए, तो थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में बातें हमने कर ली, सवाल आते हैं इसलिए हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया इंटेंसिटी के बारे में। एक चीज और जान लो इंटेंसिटी के बारे में, चले आगे चले। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आई प्रोपोर्शनल टू क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और ये जो इसके प्रोपोर्शनल भी होती है, स्लिट विथ इसको बोलते हैं, स्लिट विथ के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि ये जो स्लिट है ना, ये तो दो स्लिट के बीच की दूरी है, इसकी विड्थ W2, इसकी विड्थ कितनी W1। तो यहां से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है I1 और यहां से लाइट आ रही है I2, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू W1, I2 इज प्रोपोर्शनल टू W2 और W1 W2 क्या है, स्लिट विथ है, स्लिट की चौड़ाई। देखो जितना ज्यादा इसको चौड़ा करोगे उतनी ज्यादा लाइट आपकी आएगी। भाई इसको आप बड़ा, छेद को इसको बड़ा करता जाइए, थोड़ा सा क्या है स्पॉट ही तो है, उस होल को अगर आप थोड़ा बड़ा करते जाएंगे तो उससे लाइट ज्यादा आने लगेगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, कोई फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। आ चुका है सवाल, इस पे ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है W1 W2। I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 बराबर W1 अपॉन W2। और यही किसके बराबर है, यही आपके A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के बराबर है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलिए चलें आगे चलें। एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखिए, टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I, two beam of light having intensity I and 4I interface to produce a fringe pattern on screen. Two beam of light having intensity I and 4I interface to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beam is pi by 2. Two beam of light having intensity I and 4I, two beam of light having intensity I and 4I interface to produce a fringe pattern on the screen, interface to produce a fringe pattern on a screen.
the phase difference between the beam is pi by 2. The phase difference between the beam is pi by 2 at point A, and 2 pi at point B, Two beam of light having intensity I and 4I interface to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beam is pi by 2 and pi by 2 at point A, and 2 pi at point B. Full stop. Find the difference between resultant intensity. Find the difference between resultant intensity at point A. समझिए इसको. मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये है I और ये है 4I, और इसके बीच में कुछ फेज डिफरेंस दे रखा है, कितना है, पाई बाई 2, और ये है A पॉइंट. फिर यही रे ऑफ लाइट A और I और 4I किसी और जगह पर आ रहे हैं B पर, तब फेज डिफरेंस इसमें कितना है, इन दोनों के बीच में कितना है, 2 पाई है. अच्छा 2 पाई है, तो यहां पर कुछ रिजल्टेंट क्या बन रहा होगा, रिजल्टेंट होगा IRA ना, यहां पर भी, या IA बोल दो इसको ना, यहां पर भी रिजल्टेंट होगा IB. तो इन दोनों का क्या चाहिए हमको, डिफरेंस चाहिए, निकालो. अरे बहुत हलवा सवाल है एकदम, कर लो जल्दी से. एकदम बच्चों वाला सवाल है, बस करा दे रहे हैं. अब इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्या कर रहे हैं. हाँ 4I है, ठीक है. देखो इसमें क्या है, आई अगर ए पॉइंट पर निकालेंगे रिजल्टेंट तो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos 5, यही तो है. अब I प्लस 4I प्लस 2I इंटू 4I और क्या cos पाई बाई 2, क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा, हाँ रुको, ठीक. अब सही है, तो ये हो जाएगा 5I और ये क्या हो जाएगा cos 5/2, तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है. क्या हो जाएगा 5I, ये ए पॉइंट पर है. बी पॉइंट पर बताओ क्या हो जाएगा, I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I अंडर रूट 4I, और ये क्या है cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी 1, और ये हो गया 5 और ये हो जाएगा कितना 4, कितना हो जाएगा 9I. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4I हो जाएगा. IB माइनस I है कितना 4I, ठीक है. एकदम बच्चों वाला सवाल है. चलो ये सब हम लोगों ने कर लिया, तो कोई अच्छी चीज करते हैं, हो गई कहानी. अच्छा एक सवाल और करते हैं, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो इंटेंसिटी के ऊपर. लिखो इन YDSC मैक्सिमम इंटरफेरेंस नहीं, इंटेंसिटी लिखो, काट दो इंटरफेरेंस.
maximum intensity on the screen is I naught. Maximum intensity on the screen is I naught. Find the intensity at a place. Find the intensity at a place where intensity at a place A, where phase difference between two wave is pi by 3. B, path difference between two wave is lambda by 4. फर्स्ट में निकालना है इंटेंसिटी, निकालना है जहां पर फेज डिफरेंस क्या हो, पाई बाई 3 हो, और निकालना है जहां पर पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा बाई 4. इन टर्म्स ऑफ आई नॉट निकालना है, इन टर्म्स ऑफ आई नॉट. आई नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द स्क्रीन. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कि इंटेंसिटी जो है ना, जो सोर्स की इंटेंसिटी है, I1 बराबर I2 बराबर है I, I1 बराबर I2 बराबर I, ये भी दिया हुआ है, नोट कर लीजिए. I1 बराबर I2 बराबर I, ये भी दिया हुआ है. चलिए मान लीजिए कि ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो क्या करेंगे हम, बताओ कितना, 3I0/4. अच्छा, सेकंड का I0/2, I0. अच्छा ठीक है, सही है. चलिए बताओ बच्चों, ये सब आपके नीट के सवाल हैं, समझ लीजिए. ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं ना. चलिए बच्चों कर लेंगे. हो गया. देखो यहां पर हमारी पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको निकालनी है. आई आर क्या होता था, 4I cos स्क्वायर 5/2, और 4I क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी. कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो इसी को ये दिया हुआ ना हमारे पास, 4I बराबर क्या दिया है, I0, और cos स्क्वायर क्या 5/2. ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है. और पहली बार बोल रहा है कि 5 कितना है, 5/3, तो 5/2 कितना हो जाएगा, हाँ, cos स्क्वायर क्या 5/6, और cos 5/6 की वैल्यू कितनी, √3/2, √3 1/2 के √3/2. cos 30 डिग्री कितना, 0, 30, 45, 60, 90. साइन cos tan
कम से कम इतना तो याद रखो, साइन जीरो जीरो, बोलो 1/2, 1/√2, √3/2 कितना 1, फिर इसको उठा के यहां ले आओ 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये बोलो 0, 1/√3, 1√3 और इनफाइनाइट। इतना तो कम से कम चाहिए बेसिक हमको, इतना भी नहीं पता है तो आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है ना। ये याद किया तो इसी को उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा कर दिया तो कॉस, बाकी ये तो पता ही है। tan 45 1 होता है, ये 1/√3 है, 1/√3 0 0 और इनफाइनाइट 90 क्या है इनफाइनाइट। याद करोगे तो कोई बहुत टफ थोड़ा ना है, हो गया ठीक है। चलें आगे, देखो ये वैल्यू हो गई, कितनी हो गई वैल्यू I0 कितना 3/4 कितना 3I0/4, हो गया क्वेश्चन खत्म। अगले में क्या दे रखा है, पार्ट डिफरेंस दे रखा है, तो फेज डिफरेंस निकालना हमें पता है। पार्ट डिफरेंस देगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर क्या 2π/λ इंटू λ/4, लैम्डा से लैम्डा गया 2 से 4 गया, कितना हो गया π/2, π/2 हाँ ठीक है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा IR बराबर I0 स्क्वायर π/2 और ये, अच्छा बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, डेल्टा फाई पे कहोगे सर यहाँ पे तो फाई है, वहां तो डेल्टा फाई, अरे ये फाई ही है, ये क्या है फाई है, डेल्टा फाई बोलो या फाई बोलो, फेज डिफरेंस है, एकदम लॉजिकली चलेंगे। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/2 कितना 1/√2 का स्क्वायर, ये I0 स्क्वायर कहां से आ गया, काटो इसको, कितना आ गया I0/2, खत्म हो गई बात, हो गया। कोई कंफ्यूजन बताओ, ये नहीं समझ में आ रहा ये नहीं समझ में आ रहा, तब क्या बचा, ये बताइए। अगर पार्ट डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, π/2 आ गया। अब इस फॉर्मूले में रखिए I0 cos स्क्वायर π/2, फाई अगर π/2 है तो π/2 कितना π/4, तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, ठीक है। बोलो प्रतीक्षा, समझ में आया, ये याद है नहीं याद है बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 0 नहीं 1, फिर इसी को उठा के पलट दो 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर उसका क्या 0, 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट। ये भी नहीं याद है तब तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तो गाड़ी के मोबिल की तरह है, पेट्रोल के बिना एक बार गाड़ी चल जाएगी, लेकिन मोबिल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। पेट्रोल में चोक ले लोगे तो गाड़ी थोड़ी दूर तक चल जाएगी, लेकिन मोबिल के बिना गाड़ी चला दी तो इंजन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो इंडल में पिस्टन मूव करता है वो लिक्विड के अंदर ही मूव करता है, अगर लिक्विड नहीं, खत्म कहानी। तो ये मोबिल है, इसको डाल लो अपनी गाड़ी में। चलो आगे चलें, हो गया, आज सर्विसिंग होगी हमारी, सर्विसिंग कर लेना। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों एक दो पॉइंट और है, नोट करिए। मैंने आपको बहुत शुरुआत में बता दिया था, बिना टेक्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के फिजिक्स पढ़ना एकदम अपने आप को सर में दर्द करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अटकोगे बच्चों, हर एक पॉइंट पे। आप 2-4 डिफिनीशन के बाद आपको कहीं ना कहीं मैथ्स यूज है, कहीं डिफरेंशियल यूज है ना, हर एक जगह यूज है, आप बढ़ ही नहीं सकते हो आगे। और बढ़ भी जाओगे तो सवाल नहीं होगा, हर एक सवाल में डिफरेंशियल कहीं ना कहीं घुसा हुआ है, कहीं टेक्नोमेट्री आ गई, कहीं इंटीग्रेशन आ गया। सवाल को हल्का सा टफ करना है तो उसमें डिफरेंशियल डाल देते हैं तुरंत ही ना। हर एक चीज में फिजिक्स में घुसा हुआ है, उसको चाह के भी नहीं हटा सकते हो, तो बेसिक तो आना ही चाहिए। चलिए एक बात और लिखिए, हम लोग ने फ्रिंज विड्थ पढ़ी थी ना, एक और चीज लिख लेते हैं इसमें, लिखो, एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग समझिए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ओमेगा ना, ये होता है बीटा अपॉन डी, ये क्या होता है बीटा अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिख लें, या इसलिए फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अपॉन
डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स। स्क्रीन जो है और सोर्स के बीच में क्या है? डिस्टेंस क्या है? कैपिटल डी। अच्छा फ्रिंज विड्थ कितनी होती है बताओ? डी लैम्डा अपॉन डी इंटू डी। तो डी डी आपका कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन डी। तो इसको ओमेगा बराबर क्या? लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इंपॉर्टेंट है, आता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ बराबर लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? एयर में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? एयर में। मान लीजिए कि किसी मीडियम में करें। मान लीजिए कि पूरा जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है किसी मीडियम में है, मतलब पूरे सेटअप को मान लीजिए पानी में डुबो दिया या मतलब ऑयल में डुबो दिया, तो क्या चेंजेस आ जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करना है हमको। लिखो YDSC इन एनी मीडियम। तो अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है आपका, समझिए यहां पर डी था, यहां पर कैपिटल डी था, यहां पर आपका सोर्स था, सोर्स से कुछ यहां से रेज निकली, ये S1 ये S2 और ये कहानी यहां से यहां हुई और इंटरफ्रेंस पैटर्न आपका मिला। तो ये सारा मीडियम क्या था? एयर था। मतलब यहां एयर, यहां पे भी एयर। तो मान लो इस पूरे सेटअप को मैं किसी लिक्विड मीडियम, किसी ऐसे मीडियम में कर रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ आएगी। फ्रिंज विड्थ क्या आएगी? फ्रिंज विड्थ होती क्या है? बोलो। बीटा मीडियम। बोलो क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन डी। बस यहीं पे म्यू लगा लो। ये क्या हो जाएगा? डी लैम्डा अपॉन म्यू डी। डी लैम्डा अपॉन म्यू डी। फिर अच्छा ये अगर फ्रिंज विड्थ आ जाएगी तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता था? दिस अपॉन कैपिटल डी। तो कैपिटल डी ही कैंसिल होगा, तो लैम्डा अपॉन डी आ रहा था ना। अब यहां पर क्या लगा लोगे? म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू डी। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो बताइए मीडियम में हम गए तो फ्रिंज विड्थ हमारी डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? डिक्रीज हुई, क्योंकि म्यू हमेशा ही एक से बड़ा। तो लिख लो, मान लो कि पानी में चला गया, लिक्विड मीडियम है, ठीक है, तो कोई लिक्विड मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है? मोर देन 1। तो आपका फ्रिंज विड्थ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये सब आता कहां से बेटा? एक्चुअली फिर इसमें ना बहुत कॉम्प्लेक्स रे डायग्राम और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और बहुत पैटर्न पढ़ाने पड़ेंगे, उतना आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो मोटा मोटा यही है, ठीक है, इसकी डिटेलिंग आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो हमने देखा कि फ्रिंज विड्थ आपकी घट गई और एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आपकी घट गई, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, याद रखेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ और फ्रिंज विड्थ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या हो गया? ये घट गया। चलो इतना हमको पता चला। तो एक चीज और करते हैं, हमारा लगभग हो गया। अब एक लास्ट पैटर्न बचा हमारा। लिखो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस बाई नोट हो गया है? नोट हो गया है? जल्दी नोट करो। हो गया बच्चों? लिखो पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस बाई